हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 हिंदी का चैप्टर नंबर जो 6 है, जिसका नाम है संगतकार। इसका भाग 2। भाग 1 में इस पाठ की संदर्भ प्रसंग व्याख्या और पाठ का सारांश पढ़ करके आए हैं। अब इस वाले भाग में इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर और पाठ के जो लेखक हैं मंगलेश डबराल, इनका जीवन परिचय और अंत में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले वाले पार्ट में अपन लोग क्या क्या पढ़ करके आए हैं। ठीक है, तो ये था स्टार्टिंग पहले वाले पार्ट की। यहां से अपन ने पढ़ा था पाठ का सारांश। फिर उसके बाद पहला वाला पद है, इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या। दूसरे वाले पद की संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ऐसे करके ये सब पूरे जितने भी चैप्टर में जितने पद थे, सभी पदों की संदर्भ प्रसंग व्याख्या पढ़ी है। ठीक है, अब इस वाले पार्ट में अपन को प्रारंभ करना है प्रश्न उत्तर। तो चलिए यहां से वीडियो की शुरुआत होगी। पहला क्वेश्चन है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? तो उत्तर है, संगतकार के माध्यम से कवि ने सभी साथी कलाकारों, गायकों, वादकों, प्रकाश व्यवस्था करने वाले, मंच सज्जा करने वाले आदि की ओर संकेत किया है। फिर से सुनिए, संगतकार के माध्यम से कवि ने सभी साथी कलाकारों, देखिए एक तो होता है मुख्य गायक, ठीक है, तो उसकी तो तारीफ होती है। अब मुख्य गायक के बाद जो उसके साथ में रहते हैं वो कहलाते हैं उसके साथी कलाकार। और जो और गायक होते हैं उसके साथ, जो वादक होते हैं, वादक मतलब जब कोई गीत होता है तो विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, जैसे कि ढोलक, मंजीरा, झांझ, हारमोनियम, गिटार, ऐसे विभिन्न प्रकार के उपकरण क्या किए जाते हैं, बजाए जाते हैं। तो गिटार बजाने वाला, हारमोनियम बजाने वाला, ढोलक बजाने वाला, झांझ बजाने वाला, मंजीरा बजाने वाला, ठीक है, इस प्रकार के जो सभी वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग होते हैं वो भी संगतकार ही है। आ गई बात समझ में? प्रकाश व्यवस्था करने वाले, भाई लाइटिंग की व्यवस्था करने वाले होते हैं। मंच को सजाने वाले, इन सब की ओर कवि ने क्या किया है, संकेत किया है। इन सबको कवि ने क्या कहा है, संगतकार कहा है। अच्छा, तो इन सब की ओर संकेत कवि ने क्यों किया है, बात ये आई। तो सुनिए, इन सभी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, किंतु इनको श्रेय नहीं मिलता। कहीं पर भी गाना होता है, कोई बड़ा गायक आता है तो आप लोगों ने उसी का नाम सुना है, वो आ रहे, अब उनका गाना होगा, तो उनके गाना को सही रूप देने के लिए न जाने कितने लोगों का योगदान होता है, लेकिन नाम केवल गायक का होता है। ठीक है, तो उन लोगों का योगदान तो रहता है लेकिन उनको श्रेय नहीं मिलता। ये पर्दे के पीछे रह करके अपना सहयोग करते हैं और लोगों की नजर में नहीं आते, इसीलिए उन्हें सफलता का श्रेय नहीं मिलता। यहां पीछे नहीं लिखा है भाई श्रेय के बाद, ठीक है, यहां लिखे दे रहा हूं, श्रेय के बाद लिखा है नहीं मिलता। ठीक है, इन्हीं व्यक्तियों की ओर कवि ने संकेत किया है या कवि संकेत करना चाह रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया? चलो फिर से एक बार और मैं रिवीजन कर रहा हूं ताकि आपसे प्रश्नोत्तर अच्छे तरीके से बनने लगे। तो संगतकार के माध्यम से कवि ने सभी साथी कलाकारों, गायकों, वादकों, प्रकाश व्यवस्था करने वाले, मंच सज्जा करने वाले आदि की ओर संकेत किया है। इन सभी का महत्वपूर्ण योगदान होता है, किंतु इनको श्रेय नहीं मिलता। ये पर्दे के पीछे रह करके अपना सहयोग करते हैं, वे लोगों की नजर में नहीं आते, इसीलिए उन्हें सफलता का श्रेय नहीं मिलता। इन्हीं व्यक्तियों की ओर कवि संकेत करना चाह रहे हैं। इस क्वेश्चन को मैंने बार बार इतना रिपीट इसलिए किया क्योंकि एमपी बोर्ड में सबसे ज्यादा
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि इस पार्ट से कोई है तो यही है। ये क्वेश्चन आप सब लोग याद कर लेना। इसके बाद आप अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद नहीं होता है तो काम चलेगा। आगे बात समझ में? इस पार्ट का अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यही है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं। मैं वार्षिक के बोर्ड पेपर की बात कर रहा हूं, ठीक है? त्रैमासिक अर्धवार्षिक की बात नहीं है। तो वैसे भी त्रैमासिक में ये चैप्टर आना नहीं है, तो आप लोगों को परेशान होना नहीं है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते, ठीक है? संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? जैसे संगीतकार है तो संगीत के अलावा और क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, बिल्कुल दिखाई देते हैं। आप कहीं पर भी देख लो, किसी भी क्षेत्र में देख लो, हर जगह आपको संगीतकार मिल जाएंगे। कुछ क्षेत्र यहां पर लिखे हैं। संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा कई क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। कुछ के नाम निम्न है, जैसे सिनेमा के क्षेत्र में। अब सिनेमा के क्षेत्र में देखा होगा आप लोगों ने, फिल्म देखने जाते हो तो अपना मुख्य जो फोकस रहता है वो केवल हीरो और हीरोइन पर रहता कि नहीं रहता? लेकिन उसके साथ न जाने कितने लोगों का सहयोग रहता है, इसमें हम लोगों का ध्यान नहीं जाता। मतलब सह कलाकार यानी छोटे छोटे कलाकार होते हैं। जब कोई छोटे छोटे कलाकार बड़ी फिल्म देते हैं और तब अपन को समझ में नहीं आता है, और वहां उनका टाइटल लिखा जाता है कि इन्होंने इससे पहले इस फिल्म में काम किया, रहता है कि नहीं रहता? तब हम लोगों को मालूम चलता है यार। और जबकि ऐसा नहीं होता, जितने भी बड़े एक्टर होते हैं वो इससे पहले न जाने कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल अदा कर करके आए होते हैं। अब आई समझ में? चलिए, तो सह कलाकार उनको बोलते हैं स्टंट करने वाले। स्टंट करने वाले स्टंट करके चले तो जाते हैं, लेकिन उनको दिखाया नहीं जाता पर्दे में। स्टंट तो किसी दूसरे ने किया, लेकिन उसकी जगह पर दिखाया किसको जाता है? हीरो को दिखाया जाता है। मोटरसाइकिल उड़ रही है, कार उड़ रही है, तो दिखाया किसको जाता है? हीरो को। जबकि हीरो ने ये सब नहीं किया, करता कौन है? स्टंट करने वाला। समझ में आई? स्टंट करने वाले अलग होते हैं, फिल्म को बनाने वाले अलग होते हैं, उसको डायरेक्ट करने वाले अलग होते हैं। तो ये सब क्या है? सलाहकार। लेकिन तारीफ किसको मिलती है? हीरो को। समझ में आ गई ना? तो हीरो क्या हो गया यहाँ पर? मुख्य कलाकार। और बाकी जो है उसका साथ देने वाले वो हो गए हैं संगीतकार। दूसरा है निर्माण के क्षेत्र में। कोई किसी भी चीज का निर्माण थोड़ा हो, जैसे मकान का निर्माण, तो मकान के निर्माण में कारीगर का योगदान होता है, जिसको मिस्त्री बोलते हैं। कई मजदूर होते हैं, नक्शा बनाने वाले होते हैं, इंजीनियर होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उस पर जुड़े होते हैं। तो निर्माण के क्षेत्र में उनका क्या है? ये मजदूर, नक्शा बनाने वाले और भी कारीगर अपन वगैरह कुछ लिख सकते हैं। ये क्या है? संगीतकार। शिक्षा के क्षेत्र में आप अपने विद्यालय में ही देख लो, नाम विद्यालय का होता है, नाम कुछ टीचर्स का होता है। तो ये तो हो गए मुख्य। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका नाम नहीं होता, जैसे आपके विद्यालय का चपरासी, लिपिक बाबू, और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो शिक्षा व्यवस्था में सहयोग करते हैं, लेकिन वो हमें सामने दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका योगदान रहता है। तो ये होते हैं संगीतकार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करता है? जो संगीतकार होता है किन किन रूपों में गायक और गायिकाओं की मदद करता है? तो उत्तर है, संगीतकार कई रूपों में मुख्य गायक और गायिकाओं की मदद करता है। नंबर 1, मुख्य गायक गायिकाओं की आवाज में अपनी आवाज मिलाकर के मदद करता है। मुख्य गायक गायिकाओं को अकेलेपन के एहसास से बचाते हैं। कौन बचाते हैं? संगीतकार। उनको ये फील नहीं होते कि होने देते हैं कि आप अकेले हो, ठीक है? उनको ये एहसास दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हो, अभी हम भी आपके साथ हैं। मुख्य गायक गायिकाओं को हिम्मत देते हैं और अनुभव कराते हैं कि गाया हुआ राग फिर से गाया जा सकता है। जैसे जो मतलब मुख्य गायक होता है वो थक जाता है, अंतरे से भटक जाता है, या तार सप्तक में अटक जाता है, तब उस समय पे संगीतकार दोबारा से या दोहरा करके पंक्तियों को उसको याद दिलाता है कि आप भटक चुके हो, आप दोबारा से उसी लाइन पर आ जाइए। ये संगीतकार का काम होता है, और संगीतकार इस प्रकार से गायक और गायिकाओं की मदद करता है। पाठ को जब समझा रहे थे तब हमने ये सब चीजें आपको समझाई थी।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाइयों पर पहुंच करके मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है। उस समय संगतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेष भूमिका स्पष्ट कीजिए। देखो, कभी कभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, तार सप्तक में अटक जाता है या भटक जाता है। तो जो मुख्य गायक होता है, तार सप्तक में क्या हो जाता है, जब भटक जाता है, ठीक है, तब वो लड़खड़ाने लगता है, और लड़खड़ाने लगता है तो उसको क्या करता है, मुख्य गायक क्या करता है, सहयोग करता है। कैसे? जो संगतकार जो होता है वो सहयोग करता है। कैसे करता है? अच्छा, इसके पहले मैं आपको बता दूं तार सप्तक क्या होता है। तो तार सप्तक मैंने वीडियो में जब चैप्टर पढ़ा रहा था वहां समझाया था। जो संगीत के 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, इन्हीं को कहा जाता है तार सप्तक। समझ गए? चलो इसका आंसर देखते हैं। कभी कभी मुख्य गायक अपने तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसके स्वर बिखरने लगते हैं, उसकी प्रेरणा समाप्त हो जाती है। इस प्रकार की स्थिति में संगतकार मुख्य ध्वनि को दोहराकर मुख्य गायक का सहयोग करता है। ठीक है, वह उसे धीरज बंधाता है कि वह अकेला नहीं है। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वो क्या करता है, उन पंक्तियों को दोहराने लगता है ताकि उसको समझ में आ जाए कि यार मैं बहुत आगे निकल चुका हूं, मैं भटक गया हूं, मुझे दोबारा से उन्हीं पंक्तियों पर आना है। क्लियर हुआ? चलिए, तो चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं आगे, 5वां प्रश्न। सफलता के शिखर पर पहुंचने के दौरान व्यक्ति लड़खड़ाता है, तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते? बस यही बात जो भी पहले पढ़ा है। सफलता के शिखर पर पहुंचने के दौरान जब व्यक्ति लड़खड़ाता है तो उसके सहयोगी उसकी हिम्मत, धैर्य और उत्साह बढ़ाकर के उसको संभालते हैं। क्या करते हैं? यदि व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंचने वाला है और फिर वो लड़खड़ा जाता है, तो उस समय पर उसके जो संगतकार होते हैं यानी साथी कलाकार होते हैं, या साथी होते हैं, सहयोगी होते हैं, कुछ भी बोल दो, वो उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं, उसको धैर्य बंधाते हैं, उसके उत्साह को बढ़ाते हैं और इस प्रकार से उसको संभालते हैं। वो उसको एहसास दिलाते हैं कि जो परम शिखर पर पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, वहां पहुंचना अभी भी संभव है। अगर गायक को या मुख्य जो व्यक्ति है उसको ये लगने लगता है कि यार मैं वहां नहीं पहुंच सकता, तो वो एहसास दिलाते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप जहां पहुंचना चाहते थे वो अभी संभव नहीं है, वहां अभी भी पहुंचा जा सकता है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। मंगलेश डबराल जी का जीवन परिचय। जो 5 क्वेश्चन थे वो हमने आपको बता दिए। आपकी बुक में 1-2 क्वेश्चन और हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं। और इन 5 में भी मैंने बताया है इंपॉर्टेंट बेटा पहला वाला क्वेश्चन है, इसी वजह से मैंने 3-4 बार वहां पर रिवाइज भी किया है। आप पहला याद कर लो बस। ठीक है? हाँ, आगे ध्यान दें। मंगलेश डबराल, तो जीवन परिचय इनका। मंगलेश डबराल का जन्म 1948 में, देखिए सन जरूरी नहीं है 1948, क्लियर, लेकिन ये जरूरी है टिहरी गढ़वाल के काफल पानी गांव में। ये बहुत जरूरी है, पेपर में ये पूछा जाता है। मंगलेश डबराल का जन्म कहां हुआ था? तो टिहरी गढ़वाल के कौन से गांव में? काफल पानी गांव में। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो टिहरी गढ़वाल है या जो काफल पानी गांव है, ये भैया उत्तराखंड राज्य में आते हैं। कहां आते हैं? उत्तराखंड राज्य। ठीक है, लीजिए उत्तराखंड राज्य में ये आते हैं। ठीक, तो उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल के काफल पानी गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई थी। कहां हुई थी? देहरादून में। इनके पिता का नाम मित्रानंद डबराल। देख, अगर आप बुक पढ़ोगे तो ये बुक में आपका इनका नाम नहीं मिलेगा, मित्रानंद डबराल। ठीक है, माता का नाम भी बुक में नहीं है। माता का नाम है सतेश्वरी देवी। क्या है? ये आपको बगल में मंगलेश डबराल जी की तस्वीर दिख रही है। तो इनके पिताजी का नाम है मित्रानंद डबराल और माताजी का नाम है सतेश्वरी देवी। ठीक है, हाँ। अब एक थोड़ा सा ये बात बताएं, अभी आप लोग कुछ साल पहले लगभग यहाँ जितने स्टूडेंट हैं जो क्लास 10th में इस साल पढ़ रहे हैं और पहले भी 2-3 साल पहले जो पढ़ चुके हैं 10th क्लास, उनको भी बात कर लो, या आगे आने वाले जो बच्चे पढ़ेंगे
उनकी भी बात करें तो अभी ताजा मामला है 2019-20 के समथिंग कोरोना नामक महामारी अर्थात महा बीमारी भी कह सकते हैं उसको, हमारे भारत देश में संपूर्ण तरीके से फैल गई थी, विभिन्न देशों में भी फैली थी। ठीक है, लेकिन अब हम भारतीय हैं तो हमको किसी दूसरे देश में क्या होता है उसका तो मतलब नहीं रहता है, लेकिन जब अपने यहाँ पर वो संकट आ जाता है तब अपन को याद रहता है कि नहीं रहता। और इसमें अपने यहाँ पर लॉकडाउन भी लगा था, बड़ी समस्याएं सबको झेलने को मतलब झेलनी पड़ी थी। और तो और आप लोगों के विद्यालय भी बंद हो गए थे, तो लगभग आप लोग वर्तमान समय में जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं वो शायद 6वीं या 7वीं क्लास में उस टाइम पे पढ़ रहे होंगे, 5वीं 6वीं के समथिंग। तो इन लोगों के पेपर नहीं हुए, क्लासें नहीं लगी 2 साल तक, तो इस वजह से बेस भी आप लोगों का क्या हो गया था, कमजोर हो गया था। क्योंकि 6th 7th 8th ये क्लासें जो होती है बच्चों का बेस मजबूत करती हैं, वो करती कि नहीं करती। और ये इसी टाइम पे बच्चों की पढ़ाई ना हो। अलग बात है कि बच्चों को मजा आ रहा था, अरे बढ़िया रहा, अभी भी सोचते बहुत सारे बच्चे के साथ पेपर ना हो, फिर से कोरोना आ जाए। वो केवल इस वजह से नहीं, उन्हें नुकसान का मतलब नहीं, उन्हें केवल ये पेपर ना हो, बढ़िया आराम से घर बैठे पास हो जाए। चलो, तो उसी कोरोना बीमारी में 9 दिसंबर 2020 में ये जो मंगलेश डबराल है इनका निधन हो गया था। आ गई बात समझ में। तो ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 2020 की बात नहीं पूछी जाती, 9 दिसंबर नहीं पूछा जाता, ये पूछा क्या जाता है कोरोना बीमारी से किस लेखक या कवि लिख सकते हैं, किस लेखक का देहावसन हो गया था या निधन हो गया था, तब आप क्या लिखेंगे, मंगलेश डबराल। आई बात समझ में। तो यहां से बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 ऑब्जेक्टिव बनते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट इस स्लाइड से जो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले ऑब्जेक्टिव, पहला ये बनता है मंगलेश डबराल का जन्म कहां हुआ था, किस गांव में हुआ था, और दूसरा कोरोना बीमारी से किस कवि का निधन हुआ था। ठीक है। और अब अगर थोड़ा कठिन बनता है तो वो क्या है, मंगलेश डबराल की शिक्षा दीक्षा कहां हुई थी, बस, तो वो हुई थी देहरादून में। अब आगे बढ़ते हैं रचनाएं। रचनाएं, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, नए युग में सत्तू। अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे यह पूछा गया, क्या पूछा गया, पहाड़ पर लालटेन की रचनाकार कौन है। ठीक है, और कोई भी रचनाएं नहीं पूछी गई। पहाड़ पर लालटेन की रचनाकार कौन है, तो पहाड़ पर लालटेन की रचनाकार है मंगलेश डबराल। समझ में आ गई बात। चूंकि अपन को कोई भी कवि पढ़ रहे हैं या लेखक पढ़ रहे हैं, 2-2 रचना याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक तो याद हो गई अपन को पहाड़ पर लालटेन, और दूसरा घर का रास्ता, तीसरा है नए युग में शत्रु। अब आ जाते हैं भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। तो भाव पक्ष, यहां पर मंगलेश डबराल की रचनाओं में सामंती, ओ हाँ, मंगलेश डबराल की रचनाओं में सामंती बोध व पूंजीवाद छल कपट का विरोध है। सामंती क्या है, सामंत लोग होते थे, राजा महाराजाओं की तरह ही होते हैं, पैसा वसूलते थे जो, ठीक है, अपने, और पूंजीवादी, पूंजीवादी मतलब केवल अपने आप में ही पैसे को सीमित रखना। ये लोग छल कपट का विरोध है। सीधी बात आपको बता दूं, जो पैसे वाले लोग हैं उन सब लोगों के लिए, जो गरीब जनता का सताया हुआ, गरीब जनता को सता करके पैसा इकट्ठा करते हैं, उन लोगों का इन्होंने अपनी रचनाओं में विरोध किया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने ये विरोध शोर शराबा करते हुए नहीं किया है, इन्होंने इन सब के विरुद्ध शोर शराबा ना करते हुए एक सुंदर स्वप्न रच करके इनका विरोध किया है। इनका सौंदर्य बोध अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा। क्यों है, क्योंकि इन्होंने संगतकार जैसे अज्ञात कलाकारों को भी के महत्व को भी क्या किया है, रेखांकित किया है, मतलब सामने उजागर किया है। ठीक है। अब कला पक्ष, कला पक्ष में इनकी भाषा पारदर्शी है। पारदर्शी मतलब इनकी भाषा में ज्यादा उलझन नहीं है, एक साधारण से साधारण इंसान को भी इनकी भाषा समझ में आ सकती है। हिंदी के अतिरिक्त उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत आदि के शब्द भी इनकी रचनाओं में आ गए हैं। अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग इनकी रचनाओं में है। साहित्य में स्थान, इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत अधिक योगदान दिया। इन्हें हिंदी साहित्य में युगों युगों तक याद किया जाता रहेगा। देखो ये लाइन तो आप याद कर लो, इतना साहित्य में स्थान, क्योंकि मैं हर बार यही लिखता हूं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें मैं ना लिखूं। तो आपको ये लिखा ही देना, किसी नहीं बनता कुछ तब आपको साहित्य में स्थान किसी का भी आ जाए,
आपको यही लिख देना। इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत अधिक योगदान दिया, इन्हें हिंदी साहित्य में युगों युगों तक याद किया जाता रहेगा। समझ गए? थोड़ा सा भाव पक्ष कला पक्ष याद करने की आवश्यकता है इनका, और याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है, जिन बच्चों को याद नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मत याद करें, क्योंकि शुरुआत के आपके पास 3-4 जो कवि हैं, जैसे सूरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, इन तीनों में से किसी ना किसी एक का कवि परिचय आने वाला है। फिर से सुन लो, सूरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, ये तीनों को अच्छे से याद कर लो, बाकी आप केवल पढ़ लो, मत करो याद। क्लियर? अब आ जाते हैं विकल्पों पर। इस पाठ के पूरा पाठ अपन ने पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पहला ऑब्जेक्ट पहाड़, देखिए अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑब्जेक्टिव में आया है पहाड़ पर लालटेन, तो इसको आंसर बताने की आवश्यकता है। आप लोग बड़े आराम से, जो शुरू से देख रहे हैं उन्होंने इसका आंसर लगा दिया होगा। पहाड़ पर लालटेन के कवि कौन है? मंगलेश डबराल। क्लियर हो गया? नागार्जुन तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, सूरदास के बारे में अच्छे से जानते हैं। सूरदास जी भाई जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। सूरदास को वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। ये बातें हम सब सूरदास जी के जीवन परिचय में पढ़ा चुके हैं। मंगलेश डबराल का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये वाराणसी में बिल्कुल नहीं, सागर में नहीं, जयपुर में नहीं, काफल पानी में। बिल्कुल सही है। काफल पानी की जगह पर अगर आपका टिहरी गढ़वाल आता है तो आपको वो लगाना है, और अगर काफल पानी भी नहीं दिखता है, टिहरी गढ़वाल भी नहीं दिखता है, तो उत्तराखंड दिखेगा, वो लगाना है। हालांकि आता काफल पानी ही है। आगे बढ़े। मुख्य गायक की गरजदार आवाज में अपनी गूंज मिलाता है। मुख्य गायक की गरजदार आवाज में अपनी गूंज कौन मिलाता है? तो ढोलकिया, निर्देशक, सारंगी वाला, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं। आवाज मिलाता है तो वो मिलाता है संगतकार। और संगतकार आपको बता दो संगतकार कौन होता है? मुख्य गायक का छोटा भाई, मुख्य गायक का शिष्य, या फिर मुख्य गायक का कोई रिश्तेदार होता है। चौथा वाला ऑब्जेक्टिव, मुख्य गायक का तार सप्तक में जाने पर स्वर बुझने लगता है, तब कौन संभालता है? यहां पीछे नहीं दिख रहा ना, संभालता लिखा है। क्या लिखा है? संभालता। यहां लिख दे रहा हूं, यहां पर, तब कौन संभालता है। कौन संभालता है? कविता बनाने वाला? बिल्कुल नहीं। संगतकार, लेखक, और यहां पर इनमें से कोई नहीं लिखा है, तो इसका आंसर संगतकार है। तो बनने लगे होंगे ऑब्जेक्टिव। फिर से देखो जल्दी जल्दी से एक बार इनको दोबारा से रिवाइज करते हैं। पहाड़ पर लालटेन के कवि मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल का जन्म कहाँ हुआ? काफल पानी गांव में। मुख्य गायक की गरजदार आवाज में अपनी गूंज कौन मिलाता है? संगतकार। और मुख्य गायक का तार सप्तक में जाने पर स्वर बुझने लगता है, तब कौन संभालता है? तो संगतकार संभालता है। ये सभी ऑब्जेक्टिव हो गए। अब पढ़ते हैं अपन रिक्त स्थान। मुख्य गायक का छोटा भाई या शिष्य ही खाली स्थान होता है, तो क्या होता है भाई? संगतकार होता है। यहां पर आंसर आपका लिखा हुआ है। मुख्य गायक की गरज में अपनी आवाज की गूंज मिलाता है, तो आवाज की गूंज कौन मिलाता है? संगतकार। मंगलेश डबराल का जन्म कहां हुआ था? तो काफल पानी में हुआ था। डॉट 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 का निधन कोरोना बीमारी से हुआ था, तो इसका आंसर है मंगलेश डबराल। सब बन गया होगा। अगर ये वाली बस वीडियो अगर देखी होगी आप लोगों ने, केवल यही, तो 90% ऑब्जेक्टिव जो है, 5 वहां पर 4 ऑब्जेक्टिव थे, 4 में से लगभग 3 बन गए होंगे, और यहाँ पे 4 के 4 बन गए होंगे। अब आते हैं लास्ट में, 4 अपने पास एक शब्द वाक्य में उत्तर है, वो भी पढ़ लेते हैं। संगतकार किसकी कविता है? संगतकार मंगलेश डबराल, या संगतकार के लेखक कौन है? मंगलेश डबराल। मुख्य गायक की गरज में अपनी गूंज कौन मिलाता है? तो ये भी संगतकार। आवाज की एक जगह है, आवाज भी एक जगह है, कविता किसकी है? तो ये मंगलेश डबराल जी की कविता है। और टिहरी गढ़वाल में किस कवि का जन्म हुआ था? तो मंगलेश डबराल का। समझ में आ गया? पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। अब या अभी तक मैंने आप लोगों को शुरुआत से क्षितिज के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां सभी पाठों को पढ़ा दिया है। लाइन से सभी पाठों की वीडियो डाल दी है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप हिंदी क्लास 10th नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसमें आप बिल्कुल सबसे नीचे पहुंच जाइए, और आपको पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 1 का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, उसके बाद पार्ट 2 में 2 पार्ट हैं, पार्ट 3 में 2 हैं, पार्ट 4 में 2 हैं, पार्ट 5 में 2 हैं, पार्ट 6 में 2 हैं।
इस प्रकार से मैंने क्षितिज हिंदी का जो काव्य खंड है वो पूरा का पूरा आपका क्लियर करा दिया। अब इन सभी 6 के 6 चैप्टरों की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस आपसे कराऊंगा। उसके आंसर लगभग सभी बच्चों से बन जाएंगे जिन्होंने ये 6 चैप्टर पढ़ लिए। तो आप लोगों को इन सभी को अपनी कॉपी में लिख लेना है, 2-4 बार वीडियो को देख लेना है ताकि आपसे बनने लगे। इसके बाद अगले वाले चैप्टर में, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा, जो कि गद्य खंड का पहला चैप्टर है, तो नेताजी का चश्मा पाठ जो है स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है और उस पाठ में आपसे मुलाकात होगी। पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। अगली वाली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय राम जी की।